गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, जल्दी से आज की सेशन से जुड़ जाए। हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है साथियों, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो सेशन होने वाला है यूनिट 7 पर है, इकाई 7 पर होने वाला है। जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आपको सहायक शिक्षक की 100% तैयारी हमारे चैनल से मिल सके। देखिए साथियों, हमारे पास बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे संसाधन तो नहीं है, लेकिन हम वो तमाम जो ज्ञान है जो हमारे पास है, जो हम जानते हैं, आप तक साझा करते हैं। मैं कभी भी कोई चीज नहीं छुपाता साथियों। जो चीजें मुझे पता है मैं वो आपको बताता। अगर मैं बेरोजगार रहता, अगर मुझे नौकरी की जरूरत रहती तो मैं बेशक छुपा देता, क्योंकि मेरे मन में एक जलन की भावना होती कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा नंबर इनका आ जाएगा। लेकिन मैं खुद एक शिक्षक हूं, मुझे ये कभी भी नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज छुपाऊं। इसलिए जो चीजें नोट्स लोग खरीदे हैं, ठीक है, वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। साथियों, ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोगों द्वारा कमेंट, जो खराब कमेंट भी आते हैं, लेकिन हम ऐसे कमेंट पर ध्यान नहीं देते। हम जो कर रहे हैं हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। हम निरंतर आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सहायक, कम से कम हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं सहायक शिक्षक की, तो सहायक शिक्षक की आपको 100% जो तैयारी है यहीं से करवा दें। बहुत से साथी ये भी कहते हैं कि सर, इस वीडियो को देखने के बाद क्या और अन्य तैयारी की आवश्यकता है। देखिए, हमने तो ऑलरेडी साथियों 100% देने का जो कोशिश है किया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आप में और एक्स्ट्रा पढ़ने की क्वालिटी है तो जरूर पढ़ें। देखिए, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता साथियों। आप जितना पढ़ोगे आपके लिए बेहतर ही बेहतर है, इसलिए आप जितना भी पढ़ें आपके लिए बेहतर है। तो चलिए, ज्यादा हम अनावश्यक विषयों पर चर्चा नहीं करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, आज का जो यूनिट है इकाई 7, इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने परिवार के बारे में पढ़ लिया है। अब अपने शरीर की देखभाल तो हमें करना है, लेकिन ये जो शरीर की यहाँ बात हो रही है साथियों, कौन से शरीर की बात हो रही है, तो वह हो रही है मानव शरीर की बात। ठीक है, अब जब बात मानव शरीर की हो रही है तो हमें मानव शरीर के बारे में ही पढ़ना है। तो अब शुरू करें कि आखिर सबसे पहले ये जो मानव शरीर है वो होता क्या है। एनाटॉमी जिसे बोलते हैं, तो वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः 8 भागों में बांटा है। देखिए, ये जो भाग है अनेकों है साथियों, कहीं कहीं पर इससे भी कम आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो 8 हैं हम अपने तरीके से इसको 8 तरीके से, देखिए कभी भी आपका प्रकार आएंगे तो कितने प्रकार के होते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अंदर से डेफिनेशन पूछेंगे, इसके अंदर से जुड़े फैक्ट पूछेंगे आपसे। तो इन्हीं पर हम चर्चा इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। हम एक एक करके इन 8 बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहला रहेगा पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में आता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। कंकाल तंत्र, जिसके स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र,
जिसे इंडोक्रिन सिस्टम बोलते हैं, और प्रजनन तंत्र जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो इस 8 जो सिस्टम है, इस 8 जो तंत्र है, उसी के बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल अब देर ना करें, सीधे एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो देखिए यहां पर आता है पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन तंत्र के अंतर्गत मेन जो बिंदु आती है, आप उसको ज्यादा देखें। इसमें आता है अमाशय, ठीक है। अब ये जो अमाशय है, देखिए अम्ल अर्थात HCl की उपस्थिति रहती है। इसमें जो एसिड है, अम्ल की जो उपस्थिति अमाशय में रहती है। और अम्ल जानते हैं, अम्ल और क्षार 2 होते हैं, ठीक है। हम ज्यादा इस पर नहीं आएंगे क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अमाशय में अम्ल की उपस्थिति रहती है। ये जो अमाशय है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अमाशय क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी ये नष्ट करता है। जैसे आप भोजन के रूप में खाना खाते हैं, है ना, तो आप चाहे खाना को कितना भी धोएं साथियों, जो एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं खाने के साथ में चिपक कर आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वही जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीवाणु है, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो ये जो अमाशय है करता है। अमाशय अर्थात खट्टी चीज ना, यहाँ पर अम्ल की मात्रा देखिए, अम्ल उपस्थित रहती है। अर्थात जब एकदम खट्टे चीज को जब आप किसी भी छोटे छोटे जीव है उस पर खट्टा पानी डाल के देखना, वो फड़फड़ा उठता है। तो क्या है, छोटी छोटी जो जीव है उसको नष्ट करने के लिए क्या होता है? ये अमाशय काम आता है, ठीक है साथियों। अब इसमें एक और आती है जो कि छोटी आंत। अब ये छोटी आंत क्या करता है? भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होती है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा होती है भोजन का अवशोषण, और बड़ी आंत के द्वारा होती है जल का अवशोषण। याद रखेंगे, भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होती है और जल का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होती है। अब ये जो पित्ताशय है, देखिए ये भोजन का पाचन नहीं करता, ये पचाने में सहायक होता है। यहां से थोड़ा सा आप गौर करेंगे साथियों, ठीक है। सहायक होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। अब भोजन का पाचन ये नहीं करता, हालांकि पाचन में इसका भी योगदान रहता है, तो यहां से आप याद रखेंगे। अब पाचन तंत्र में ये जो सहायक होता है कौन कौन से? तो देखिए, एक तो होता है आपका यकृत और एक होता है लीवर, जो कि पाचन तंत्र में सहायक होता है, ठीक है साथियों। ये पाचन तंत्र से जुड़े इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है, जिसमें आपका है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय और पाचन तंत्र में सहायक अंग, जिसमें यकृत और लीवर ये 2 आते हैं। अब इसमें दूसरी बिंदु जो निकल कर आती है श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र होता क्या है? तो देखिए, श्वसन अर्थात हम जो सांस लेते हैं साथियों, वही क्या है? श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना, और सांस लेने का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वही श्वसन तंत्र है। मानव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आप सभी जानते हैं O2 है ऑक्सीजन और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन क्या है? मानव लेता है, और ये CO2 क्या है? पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। अर्थात पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, और मानव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। अर्थात साथियों, जो पेड़ छोड़ते हैं उसे मानव लेते हैं, जो मानव छोड़ते हैं उसे पेड़ लेते हैं। इस प्रकार का एक कहना चाहिए चक्रीय क्रम की तरह ये चलते रहता है, ठीक है साथियों। उसके बाद में जो निकल कर आता है थर्ड पॉइंट, वो है उत्सर्जन तंत्र। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है?
अब इसके मुख्य अंग को हम देखें तो देखिए इसके क्या क्या मुख्य अंग है उत्सर्जन तंत्र के, याद रखेंगे साथियों। वृक्क, यकृत, त्वचा, फेफड़ा और आंत, ये जो आपको 5 तंत्र उत्सर्जन तंत्र के जो अंग दिखाई दे रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग नहीं है ऐसा भी ऑप्शन में यहां से बनता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहां से याद रखें। उत्सर्जन तंत्र के जो प्रमुख अंग है, मुख्य अंग है, वृक्क है, यकृत है, त्वचा है, फेफड़ा और आंत जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बिंदु है, देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। अब इसमें सबसे जो मुख्य अंग होता है, सबसे जरूरी मुख्य जो उत्सर्जी अंग वो वृक्क है, जिसे किडनी कहते हैं साथियों। आप देखेंगे जिसकी यही जो चीजें खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, उनकी स्थिति से आप स्वयं अवगत होते हैं। और ये किडनी को प्रभाव कौन डालता है, ज्यादा नशा करते हो तो आपका जो किडनी लीवर जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क होता है, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है, यहां से याद रखें। उसके बाद में आता है यकृत, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब देखिए ये जो यकृत है वो क्या करता है, जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मूत्र में जल की मात्रा 95% होती है। देखिए हम जो मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें जल की जो मात्रा है, H2O की मात्रा है, वह 95% होती है साथियों, ठीक है। अगर देखिए इसको किसी भी यंत्र के द्वारा संशोधन करें, इसको प्यूरिफायर करें तो उसमें शुद्ध जल को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उत्सर्जन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो उत्सर्जन है फेफड़े से होता है। आप देखोगे जब आप सांस लोगे तो हमारा ये जो फेफड़ा है वही क्या है, फूलता सिकुड़ता है जैसे प्रतीत होता है ना। तो जब आप पानी पियोगे खुलखुल खुलखुल बजता है, आप दौड़ के देखना। तो आप दौड़ के जब देखोगे साथियों तो आप कहीं भी कूद रहे हो, फांद रहे हो तो आपका पेट बजने लगता है। तो ये क्या है, फेफड़े में इसका ये उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब आता है चौथी बिंदु जो कि है तंत्रिका तंत्र। क्या है चौथी बिंदु, तंत्रिका तंत्र। अब इसको समझें, वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन स्थापित करने का जो कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखिए ये जो तंत्रिका तंत्र है साथियों, आप कोई भी चीज सोच रहे हो, समझ रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो या किसी भी विभिन्न भागों के कार्यों को संतुलन स्थापित करना है, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है वो मदद करता है, ठीक है। ये जो तंत्रिका तंत्र हमारे ये जो मुंडी दिखाई देती है ना आपकी, ये जो मुंडी खोपड़ी यहीं पर होती है, ठीक है। तो यहां इसी को ही बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। यही से तंत्रिका तंत्र के ही जो मस्तिष्क है उसी के भाग हैं, है ना। हम सोचते हैं, कुछ भी प्रतिक्रिया करें, किसको रिस्पांस भी अगर देना है, जब तक ये तंत्रिका तंत्र कुछ सोचेगा नहीं, मस्तिष्क को सोचेगा नहीं, तब तक क्या है, हम जो है जो मुंह से बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये तंत्रिका तंत्र इस चीज के लिए बहुत बड़े जो रोल है अदा करता है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है साथियों, इसके 2 प्रकार हैं। क्या क्या 2 प्रकार हैं, एक तो है आपका मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु, ठीक है। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो 2 प्रकार हैं, इन्हीं 2 प्रकारों को, अब ये तंत्रिका तंत्र के जो 2 प्रकार हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो इन्हीं 2 प्रकारों को जो तंत्रिका तंत्र के जो अंतर्गत आता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी
कोशिका, यही तंत्रिका कोशिका है। यहां से भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को तो आप जान गए, जो कि तंत्रिका तंत्र के ये दोनों भाग हैं। अब इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप कहना चाहिए आपका पर्यावरण अध्ययन में नहीं आता। ठीक है, एक बात आप इस बिंदु को याद रखें, ये जो आपको डिब्बा मैं बना दिया हूं, तंत्रिका तंत्र क्या, देखिए शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका है, इसको आप याद रखें। उसके बाद में पांचवा बिंदु जो निकल कर आ रहा है परिसंचरण तंत्र है। अब ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो देखिए परिसंचरण, संचरण करना, चरण करना, विचरण करना। विचरण करना मतलब पूरा घूमते रहना, है ना। अब ये विचरण करता कौन है उसको हम देखें। देखिए यह प्रणाली शरीर को आवश्यक वस्तु की पूर्ति करके अनावश्यक वस्तु को बाहर निकालता है। देखिए परिसंचरण तंत्र करता क्या है कि जो चीजें हमारे जो बॉडी है, हमारे शरीर है, उनको जरूरत है, जिस भी वस्तु की जरूरत है उसकी पूर्ति करता है, और वो वस्तुएं जो कि हमारे शरीर के लिए यूजलेस है, जरूरी नहीं है, उसको बाहर कर देता है। कौन? तो आपका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब इस परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अनेकों आते हैं, जिसमें एक आता है रक्त से संबंधित। अब रक्त से संबंधित जब हम बात करते हैं साथियों, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है। क्या? एक तो धमनी आती है और एक सीरा आती है ना। यहां मैं जब सीरा बोल रहा हूं तो शक्कर वाला सीरा नहीं है, गुलाब जामुन बना के नहीं खाना है आपको। ठीक है, धमनी और सीरा दो अलग अलग पॉइंट है जो कि आपका रक्त से जुड़ा होता है। अब ये धमनी और सीरा क्या है, तो सबसे पहले देखें धमनी क्या होता है। तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध जल का परिवहन करता है। देखिए धमनी क्या करता है, जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध जल पूरे शरीर में प्रवाहित करने का जो कार्य है धमनी करता है। ठीक है, इसमें प्रेशर ज्यादा होती है, इसकी जो दीवारें हैं मोटी होती है। ठीक है साथियों, अर्थात ऑक्सीजन युक्त शुद्ध जल धमनी के द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरण होता है, और सीरा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध जल का परिवहन करता है। ठीक है, ये जो सीरा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध जो रक्त है उनका परिसंचरण करता है। इनकी दीवार, इनके दाब जो है कम होती है और दीवारें पतली होती है, त्वचा के जो नीचे है ये होती है। आया समझ में साथियों, धमनी और सीरा क्या होता है। अब उसके बाद में आता है, सीरा के बाद में फेफड़ा। अब ये फेफड़ा होता क्या है, तो देखिए रक्त को ऑक्सीजन देना व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का जो कार्य है फेफड़ा करता है। जो रक्त है उसको ऑक्सीजन गैस फेफड़ा ही देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का भी कार्य फेफड़ा के माध्यम से होता है। इसीलिए फेफड़ा जो है फैलता है, सिकुड़ता है। आप सांस लोगे ऊपर नीचे होता है साथियों, आप जान जाओगे, है ना। अब यहां से एक और बिंदु जो निकल कर आती है, आप उसको याद रखेंगे। वो क्या है, सामान्य वयस्क में श्वास की जो दर है 16/18 श्वास प्रति मिनट, या 16/18 या 16 से 18 श्वास प्रति मिनट होती है। आप इसको याद रखेंगे साथियों। इसी में हृदय भी आता है। अब ये हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। इनकी सामान्य धड़कन 72। देखिए रक्त को पंपिंग करता है, पंप करना मतलब छानना भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं हृदय। ठीक है, अब हृदय क्या है, रक्त को पंप करता है, या छानना या दूसरे तक पहुंचाना भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। हृदय पूरे रक्त को हर जगह क्या है पहुंचाने का जो कार्य है करता है। इनकी जो सामान्य धड़कन 72 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय है
72 बार धड़कता है। इसको आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कई बार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिए रक्त के बाद क्या आती है, वृक्क। वृक्क जिसे किडनी बोलते हैं, है ना। ज्यादातर साथी, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, है ना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जो देखेंगे हमारा वीडियो, मैं उन तमाम की बात कर रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि वृक्क क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब बात होती है किडनी की, फट से आप समझ जाते हो, हाँ ये किडनी है करके, है ना। तो वृक्क को ही किडनी बोलते हैं। आप हिंदी नाम याद रखो, क्योंकि कभी कभी आप पेपर में सबसे ज्यादा भ्रमित होगे तो इसी हिंदी और इंग्लिश नाम की वजह से। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। कौन? ये जो किडनी है, ठीक है। किडनी क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। यूरिया अर्थात यूरिक एसिड पृथक होकर यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। यही किडनी है जिसके माध्यम से यूरिक एसिड पृथक होता है और यूरिन के रूप में, अर्थात जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं तो उसके रूप में जो गंदगी है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये सब कार्य कौन करता है? हमारा किडनी के माध्यम से होता है। और देखिए साथियों, ये जो आपने सुना होगा कि किडनी की जो पथरी होती है, पथरी बीमारी होती है ना, जो कमर के बगल में किडनी है वहीं पर होती है ना। पथरी अपेंडिक्स बोलते हैं, पथरी होते हैं जिसमें शरीर में गोला बनने लगता है। तो क्या है, यही देखिए इस वजह क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से ही ये जो किडनी में पथरी की जो बीमारी है होती है, ठीक है। उसके बाद एक और इसी में आता है, देखिए सामान्य रक्तदाब। जब सामान्य रक्तदाब की बात होती है तो 120/80 mm प्रति HG होता है। HG हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 120 से 80 mm प्रति HG जो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है, इसको भी आप याद रखें, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है साथियों। उसके बाद में आता है रक्त के भाग। अब देखिए रक्त के कितने भाग हैं, तो अब रक्त की भाग की बात करें तो एक तो होता है आरबीसी। देखिए ये जो रक्त के भाग है साथियों, ठीक है, तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स, देखिए इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। डब्ल्यू अर्थात व्हाइट होता है, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका ये रक्त के भाग हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करें तो आरबीसी क्या है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त प्रदान करता है। लाल रक्त कौन प्रदान करता है, तो आपका हीमोग्लोबिन प्रदान करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ही ब्लड का जो कलर है लाल होता है। अब श्वेत रक्त, देखिए शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण यही जो श्वेत रक्त करता है, ठीक है। श्वेत रक्त करता है शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक। इसीलिए देखिए शरीर में, सभी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों। इसलिए आप देखोगे जो हमारे शरीर में जब चोट लगती है, ठीक है, वो कुछ ही दिन में बिना उसमें दवाई लगाए वो ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। इसके बाद में एक और आता है बिंदु, हीमोग्लोबिन। अब जो बार बार ये शब्द आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो ये क्या है, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर, ये जो हीमोग्लोबिन है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के जम्मो जगह में, है ना, शरीर के जम्मो जगह में का करते हैं, पहुंचाए के काम करते, ठीक है साथियों। अब उसके बाद में देखिए थ्रोम्बोसाइट, एक और वर्ड जो आता है थ्रोम्बोसाइट क्या है, रक्त का जो थक्का जमाने में सहायक। आप देखोगे आपको जब चोट लगेगी, है ना, तो क्या है 1-2 मिनट में ब्लड क्या है रुक जाता है, वहां पे ब्लड का एक मोटा सा बन जाता है, थक्का जैसे बन जाता है, ठीक है। तो किसके वजह से होता है, तो थ्रोम्बोसाइट की वजह से होता है। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं साथियों, तो ये जो हमारा शरीर है ना,
हमार जो ये बॉडी है एक तरह से मशीनेज चे, जेमा जम्मो चाहे खून ला पहुंचाना है ओकर बा अलग मशीन लगे है, हमन ला हवा देना है ओकर बा अलग से मशीन लगे है, हमन ला उत्सर्जन करना है, गंदगी ला बाहर निकालना है ओकर बार अलग मशीन लगे है। जैसे आप देखे हो ना, कुछ भी एक बड़ा मशीन है, सबका काम अलग अलग होते रहता है। कोई पैकिंग कर रहा है, कोई ढक्कन लगा रहा है, कोई मशीन का पार्ट। तो इस तरीके से क्या है, हमारे जो शरीर बने हैं, जो हमारे बॉडी है बने हैं, वैसे ही है, एक मशीन ही है। मानव शरीर एक मशीन ही है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन ही है, जो कि पूरा हर कार्य, हर मतलब जो पार्ट है उनका कार्य बटा हुआ है ना। इसमें एक और चीजें हैं जो आपको याद रखना है, वो क्या है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अभी क्या क्या होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के जो ब्लड हैं, ए बी और ओ। अब देखिए यहां पर सर्वदाता रक्त समूह किसको बोलते हैं, ओ को, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह ओ को बोलते हैं। ओ को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह सभी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ये जो ओ है वो सभी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, इसीलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं। अब सर्वग्राही किसे बोलते हैं, ए बी। ये जो ए बी है वह सभी से ग्रहण कर सकता है, चाहे ओ हो, ए हो, बी हो, ओ हो, सभी से ये ग्रहण कर सकता है। ए बी वाला जो पॉजिटिव, ए बी जो कहना चाहिए, जिस मनुष्य का ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी से ग्रहण कर पाएगा, सर्वग्राही बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में अब एक चीज है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को भी आप याद रखो। सर्वप्रथम रीसर प्रजाति के बंदर में ये पाया गया था, ठीक है। आरएच जो फैक्टर है रीसर प्रजाति के बंदर में पाया गया था। भारत में 97% आरएच फैक्टर के लोग होते हैं। छोटी छोटी बिंदु है, मैंने कोई चीजें नहीं छोड़ा साथियों, हर वो चीज रखने का प्रयास किया है। अब ये रक्त की जब हम बात कर रहे हैं तो रक्त से संबंधित आप रोग को भी जान लें। रक्त से जुड़े एक रोग है एनीमिया और एक है हीमोफीलिया। ये वाला क्वेश्चन आपका बार बार बना है। शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या रोग होता है, लोहे या आयरन की कमी से, रक्त की कमी से ये जो रोग है होता है एनीमिया रोग, ठीक है। तो एनीमिया रोग में क्या है, रक्त का जो आकार है अर्धचंद्राकार हो जाता है, ठीक है साथियों। एनीमिया की कमी से जो रोग होता है उसमें रक्त का जो आकार है अर्धचंद्राकार हो जाता है, यही एनीमिया रोग है। हीमोफीलिया क्या है, तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। देखिए आनुवांशिक अर्थात यदि दादा को है उससे उनके बेटे को आएगा, उससे उनके बेटे को आएगा, अर्थात माता पिता से जो बीमारी है वो बेटे में आएगा, फिर उसके बेटे में आएगा। ये आनुवांशिकी की तरह ये बीमारी चलते रहता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता, इसे शाही रोग भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगली बिंदु है कंकाल तंत्र। छठवां बिंदु कंकाल तंत्र है साथियों। अब ये कंकाल तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हमने रखा है जो कि आपका एग्जाम में आ जाए, ठीक है, उन्हीं प्रश्न। अब चले, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है, या वयस्क शरीर में कितने होती है, 206 हड्डी होती है, आप जानते हैं। जन्म के समय शिशु में कुल हड्डियां 300 होती है। इसको आप याद रखें, जब एक बालक जन्म होता है, जन्म लेता है, तो उनके शरीर में जो शिशु रूप में रहता है तो 300 हड्डियां होती है। अगला बिंदु है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस बोलते हैं, जो कि कान में रहता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होते हैं जो कि कान में रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जिसे जांघ में रहता है। देखिए माड़ी जो बोलते हैं ना, माड़ी से कमर के बीच जो एक लंबी हड्डी आपको दिखाई देती है,
ठीक है, यही क्या है, फीमर है। उसके बाद में आता है साथियों, देखो मेरुदंड क्या है, मेरुदंड में हड्डियों की जो संख्या है 33 होती है। मेरुदंड में 33 हड्डियों की संख्या है। हड्डियों के मध्य में अस्थि मज्जा पाया जाता है, ये भी याद रहे, जो कि क्या करता है, शरीर में रक्त का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, शरीर में रक्त का निर्माण होता है। हड्डियों के मध्य अस्थि मज्जा पाया जाता है, ये शरीर में रक्त निर्माण करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र के ही अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब ब्लड कैंसर में अस्थि मज्जा को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। जब ब्लड कैंसर हो जाता है किसी को, तो इसी अस्थि मज्जा को प्रत्यारोपित करता है, क्योंकि अस्थि मज्जा ही क्या कर रहा है, ब्लड का निर्माण कर रहा है, और यही ब्लड में क्या है, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, तो ये तो रहा 6 बिंदु। अब 7वें बिंदु पर आए, अंतःस्रावी तंत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र है, पढ़ें इसको। ये छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें छोटे छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली, अर्थात छोटे छोटे अंग आपस में मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करता है, जिससे बहुकोशिकीय संकेतन अणुओं हार्मोन का स्त्राव, इसमें अणुओं और हार्मोन्स का जो स्त्राव है अंतःस्रावी तंत्र से होता है। अब अंतःस्रावी जो तंत्र है शरीर के उपापचय, विकास, यौवन अर्थात जो उम्र बढ़ता है, युवावस्था आती है, उत्तक क्रियाएं, मूड बदलना, जो चित्त बोलते हैं जिसे मूड बदलते रहता है ना, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथ के, अंतःस्रावी तंत्र के वजह से होता है। आप देखेंगे साथियों, आपका जब बेटा 12 से 13 साल से ऊपर का होने लगेगा तो आपकी बात नहीं सुनता, वो युवा नौजवान होने लगता है, उसका मूड पल पल में बदलने लगता है, वो जिद्दी होने लगता है, तो ये क्या है, अंतःस्रावी तंत्र के वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो पुरुष में तो हमने जाना, ठीक है, अब महिलाओं में जो है बदलाव आने लगता है, आप सभी जान रहे हैं, तो वो भी क्या है, अंतःस्रावी तंत्र के वजह से होता है, अर्थात दोनों में, ये पुरुष और महिलाओं दोनों में बदलाव लाता है। पुरुष और महिलाओं के जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं निम्न हैं। देखो, अब इसमें जो ग्रंथियां हैं, गाउदुम ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, बाल्य ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। ठीक है, ये ग्रंथियां होती है जो कि पुरुष और महिलाओं की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब देखिए, बार बार ये जो ग्रंथ, ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथि वाला शब्द आ रहा है, आखिर ये ग्लैंड होता क्या है, आखिर ये ग्रंथि होता क्या है? तो देखिए, ग्रंथि क्या है, बहुत सारे हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर के कहना चाहिए शरीर को प्रभावित करता है, वो ग्रंथि है। अब इसके देखो 3 प्रकार है। एक तो अंतःस्रावी, 4 है, सॉरी साथियों, यहां पर आप 4 ले लेंगे। तो एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है एड्रिनल और चौथा है जनन ग्रंथि। अब इन्हीं 4 को देखें। अंतःस्रावी क्या है? यह महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्त्रावण कर, देखिए अंतःस्रावी क्या करता है, हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। यही वजह है कि जो मानव है, देखना हो, एक लड़का जब 13-14 साल का होने लगता है तो उनके गले की आवाज मोटा होने लगता है, हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से ये सब आपको होता है। लेकिन ये यहाँ पर हार्मोन्स जब बदलता है तो वो थायराइड की वजह से आएगा। याद रखेंगे, गला जब मोटा होगा तो थायराइड, क्योंकि गले में होता है, और ये हार्मोन्स की वजह से ही ये सब चीजें होती है। देखिए, अंतःस्रावी यह हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, जो कि वृद्धि और अन्य क्रियाओं में सहायक है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि की वजह से जो लंबाई बढ़ती है, लड़का हो या लड़की हो, उनका हाइट किसके वजह से बढ़ता है? अंतःस्रावी ग्रंथि की वजह से। ठीक है, अब ये जो थायराइड ग्रंथि है गले में होता है ना, थायराइड जो ग्रंथि है वह गले में होता है। इसी की वजह से लड़कों की जो आवाज है मोटा होने लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। थायरॉक्सिन हार्मोन्स यहां से आता है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद आता है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है?
तो देखिए ये जो एड्रिनल ग्रंथि है यह पेट में होता है, जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है, ठीक है, जो एड्रिनल ग्रंथि है वह पेट में होता है। अब एड्रिनल हार्मोन्स यह शरीर में क्रोध, भय, रोमांच को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो क्या करता है, बॉडी में क्रोध को, भय को, रोमांच को नियंत्रित करता है, ठीक है साथियों। अब इसमें एक और आता है जनन ग्रंथि। तो इसमें दो होंगे, पुरुषों में और स्त्रियों में, ठीक है। पुरुषों में जो होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है और बन चुका है, तो अब इसको भी याद रखें। अब अंतिम आता है प्रजनन तंत्र। अब ये प्रजनन तंत्र होता क्या है साथियों, अब देखिए ये प्रजनन तंत्र के बारे में है ना, कि प्रजनन तंत्र होता क्या है। तो देखिए प्रजनन तंत्र का कार्य संतान उत्पत्ति है, ठीक है। प्रजनन तंत्र करता क्या है साथियों, तो यह संतान उत्पत्ति में सहायक है। आप सभी साथी सुने होंगे, आप भी पढ़े होंगे बायोलॉजी, 10वीं तक तो सभी पढ़े होंगे साथियों, तो प्रजनन तंत्र नाम सुने होंगे। तो यह क्या है, संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। संतान उत्पत्ति का क्रम भी होता है। क्या है वो क्रम, तो डिंब होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर शिशु रूप में वो जन्म लेता है, ठीक है। इस क्रम को आप याद रखें, क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, ठीक है। संतान उत्पत्ति का एक निश्चित क्रम है, अर्थात जो डिंब होगा पहले, फिर भ्रूण होगा, फिर शिशु रूप में वो जन्म लेता है। इसके अलावा इसमें एक दो और बिंदु है, उसको भी आप देखिए साथियों। नर में होता है शुक्राणु और वृषण। यहां से आप याद रखें, जो लड़का है या नर है उसमें शुक्राणु और वृषण पाए जाते हैं, मादा में अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। नर में शुक्राणु और वृषण पाए जाते हैं, मादा में अंडाणु पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अब हम आए अगले बिंदु पर, तो वो है हमारा गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र होता क्या है ना, ये जो गुणसूत्र है यहां से क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं टीईटी का एग्जाम आपका यहां से क्वेश्चन बना हुआ है साथियों। गुणसूत्र देखिए, एक तो है मेल जिसे पुरुष बोलते हैं और फीमेल जिसे औरत बोलते हैं। यहां मैं एक बात आपको बता दूं, सैकड़ों क्या हजारों जो कैंडिडेट हैं, हजारों जो साथी हैं, मेल मतलब पुरुष होगा या स्त्री होगा, इंग्लिश में कंफ्यूज है। मेल और फीमेल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको बता दूं। देखिए यहां पर जब आ रही है मेल लड़का है, ये लड़की मेल, इंग्लिश को वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़का या लड़की होता क्या है, ठीक है। तो कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो मेल में म आ रहा है मेल, तो मेल मतलब म और म से मर्द। यहां से अब यही चीजें याद रखो, मेल अर्थात मर्द और फीमेल अर्थात स्त्री या औरत। मेल अर्थात मर्द, म मेल, बस इसी चीज को अब याद रखो, फिर दूसरा तो याद होगा ही, ठीक है साथियों। अब देखिए ये जो गुणसूत्र है उसमें क्या क्या है, SRY जिसमें Y गुणसूत्र होता है वो मर्द है या मेल में आता है, पुरुष में आता है। SRX होगा, X गुणसूत्र वो फीमेल होगा, औरत होगा, अर्थात SRY में Y गुणसूत्र मेल होगा, SRX में X जो है फीमेल होगा, ठीक है। अब इसको नीचे जो दिया है उसको आप समझें। जब X फीमेल हो और Y मेल हो तो जब बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, मेल, और मेल क्या है, लड़का है। जब X फीमेल है और X मेल है,
अर्थात एक्स वाई में मेल बनेगा और एक्स एक्स में फीमेल बनेगा। इस चीज को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही। एक्स एक्स देखिए, एक्स वाई विपरीत जब हम इसको लेंगे तो मेल बनेगा, समान जब आ रहा है तो फीमेल बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये दो बिंदु और है जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या है 46 होता है 23 के जोड़ा में। ठीक है, 23 के जोड़ा में 46 गुणसूत्र होता है मनुष्यों में। लड़कों में दोनों गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक्स और वाई। याद रखेंगे, लड़कों में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, लेकिन लड़कियों में क्या होंगे, आपका एक ही गुणसूत्र होंगे। ठीक है, एक्स गुणसूत्र ही होंगे, लेकिन लड़कों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। यहां से आप बिल्कुल याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा साथियों भोजन और पोषण। भोजन और पोषण होता क्या है साथियों? ये जो भोजन और पोषण वाला टॉपिक है, हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यदि आज करेंगे तो 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लासेस चलेंगी, और हम ज्यादा क्लासेस लेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसका जो अगला पार्ट है साथियों, हम कल चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उसको यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। हम लगातार आपको स्क्रीन पर नंबर देते रहते हैं, आप वहां से नंबर ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में इतना ही। कल फिर से इसी का जो अगला पार्ट अर्थात भोजन और पोषण को कल के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद।